इस वीडियो में हम स्टील के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्टील मतलब स्टील को कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस किस टाइप से, वो आज हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, स्टील को ब्रॉडली 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। 4 टाइप के स्टील होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील मेनली 4 टाइप के स्टील होते हैं। ये 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला स्टील जो है वो है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील ये पहला ग्रुप है, या पहला टाइप है। जो सेकंड टाइप है वो है अलॉय स्टील। अलॉय स्टील। थर्ड टाइप है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। और जो चौथा टाइप है या फोर्थ ग्रुप है स्टील का, वो है टूल स्टील। टूल स्टील। तो ये 4 टाइप के मेनली स्टील है। कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, और चौथा है टूल स्टील। फ्रेंड्स, आउट ऑफ ये 4 स्टील, कार्बन स्टील जो है ये सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कार्बन स्टील होता है। ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो स्टील का प्रोडक्शन है, मोर देन 90% वो कार्बन स्टील का ही होता है। सबसे ज्यादा यूटिलाइज स्टील है। कार्बन स्टील को कार्बन के कंटेंट के हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। जो पहला टाइप है वो है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील। इसे माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। माइल्ड स्टील, शॉर्ट फॉर्म में एमएस भी बोलते हैं। इंडस्ट्री में बहुत ही एमएस बोलते हैं, हम इंडस्ट्रीज में एमएस एमएस करके बोलते हैं। ये माइल्ड स्टील ही होता है। तो कार्बन स्टील का ये पहला टाइप है, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील, जिसे एमएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो दूसरा टाइप है वो है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील। और जो थर्ड टाइप है, थर्ड, वो है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। तो ये 3 टाइप के कार्बन स्टील होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैटेगराइजेशन है कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से। तो मैं आपको कार्बन के परसेंटेज भी बताता हूं। जो लो कार्बन स्टील में होता है उसमें अप टू 0.25% कार्बन होता है। अप टू 0.25% कार्बन होता है। जो दूसरा हमारा कैटेगरी था मीडियम कार्बन स्टील, इसमें 0.25 से लेके 0.60% के बीच में कार्बन होता है। और जो हमारी तीसरी कैटेगरी थी, यह है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में 0.60% से लेके 1.5% तक कार्बन हो सकता है। तो ये 3 तरीके के कार्बन स्टील हैं। कार्बन स्टील के अंदर 3 स्टील हो गए, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील या एमएस बोलते हैं, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तीनों के कार्बन परसेंटेज क्या क्या है वो मैंने आपको
बता दिया। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो दूसरा स्टील आता है वो है अलॉय स्टील। अलॉय स्टील, अलॉय स्टील नाम जो दिया गया अलॉय, अलॉय होता है किसी भी मेटल में कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट डाल देना या एलिमेंट ऐड कर देना किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को पाने के लिए, उसे अलॉइंग एलिमेंट कहते हैं। तो स्टील में हम जब कोई एक एलिमेंट अलॉइंग एलिमेंट डालते हैं तो उसे हम अलॉय स्टील कहते हैं। ये हम अलॉइंग एलिमेंट क्यों डालते हैं? तो स्टील की वेल्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या वेल्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या उसकी मशीनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मेलिएबिलिटी को बढ़ाने के लिए, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब स्टील की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने या घटाने या कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए हम स्टील के अंदर कुछ एलिमेंट डालते हैं जिसे हम अलॉइंग एलिमेंट डालते हैं, और वैसे स्टील को अलॉय स्टील बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि हम किस किस मटेरियल का यूज करते हैं, उससे क्या हमें प्रॉपर्टी मिलती है स्टील के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम मैग्नीज का यूज करते हैं, मैग्नीज NESE, सॉरी स्पेलिंग मैंने जो दिखा MANGANESE, मैग्नीज। तो मैग्नीज को ऐड करने से हमें स्टील का जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस ये इंप्रूव हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। बट स्टील की डक्टिलिटी और वेल्डेबिलिटी कम हो जाती है, डक्टिलिटी और वेल्डेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये मैग्नीज को ऐड करने का जो ऐड करने से क्या प्रॉपर्टी मिलती है वो मैंने आपको बताया। जो दूसरा अलॉइंग एलिमेंट होता है वो होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐड करने से जो स्टील है, सिलिकॉन एक डीऑक्सीडाइजर का काम करता है, डीऑक्सीडाइजर। अगर हम स्टील में यूज करेंगे तो ये डीऑक्सीडाइजर का काम करेगा, स्टील किलिंग प्रोसेस में काम आता है। जो तीसरा अलॉइंग एलिमेंट होता है हमारा होगा, थर्ड अलॉइंग एलिमेंट वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस डालने से क्या होता है? तो फॉस्फोरस डालने से भी स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है, बट उसकी वेल्डेबिलिटी और डक्टिलिटी कम हो जाती है, नॉच टफनेस भी रिड्यूस हो जाता है। जो अगला अलॉइंग एलिमेंट हम यूज करते हैं वो है सल्फर। सल्फर से क्या होता है? डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, स्टील की डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, बट नॉच टफनेस और वेल्डेबिलिटी ये थोड़ा इंप्रूव होता है। उसके बाद अगला अलॉइंग एलिमेंट है कॉपर। कॉपर ऐड करने से करोजन रेजिस्टेंस, स्टील जो है करोजन रेजिस्टेंट स्टील हो जाता है, करोजन से रेजिस्टेंस में मदद मिलता है। करोजन रेजिस्टेंस, स्टील करोजन रेजिस्टेंट हो जाता है, करोजन से लड़ने के में एबल हो जाता है, करोजन रेजिस्टेंट स्टील हो जाता है कॉपर ऐड करने से। अगला अलॉइंग एलिमेंट है निकल। निकल को ऐड करने से हार्डनेबिलिटी इंक्रीज होती है और इंपैक्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेबिलिटी और इंपैक्ट स्ट्रेंथ ये इंक्रीज होता है। और एक और बहुत पॉपुलर अलॉइंग एलिमेंट जो कि हम यूज करते हैं, मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम से
हार्डनेबिलिटी बढ़ती है और क्रीप रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है लो अलॉय स्टील में। तो ये कुछ अलॉइंग एलिमेंट है जिसको हम अलॉय स्टील में यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टील था स्टेनलेस स्टील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में मिनिमम 10.5% क्रोमियम ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय स्टील ही है, क्योंकि इसमें भी हम कुछ एक एलिमेंट डालते हैं इसके प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए, बट इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इसलिए एक अलग कैटेगरी में इसे डालते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में जो मेन अलॉइंग एलिमेंट होता है वो क्रोमियम होता है, और वो मिनिमम 10.5% होता है। मिनिमम 10.5% अलॉइंग एलिमेंट क्रोमियम होता है। क्रोमियम ऐड करने से क्या होता है? ये मान लेते हैं हमारा स्टील का सरफेस है, स्टेनलेस स्टील का, इसमें अगर क्रोमियम होता है तो ये स्टील के लेयर पे टॉप में चारों साइड में स्टील का जो बाहरी लेयर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होके, ऑक्सीजन से मिलके Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है स्टील के सरफेस पे एक बहुत ही पतला लेयर बना देता है। इस लेयर को पैसिव लेयर कहते हैं, पैसिव लेयर। और ये जो लेयर होता है ये स्टील को करोजन से बचाता है। ये जो पतला पैसिव लेयर है Cr2O3 का स्टील के सरफेस पे, ये स्टील को करोजन होने से या करोड होने से बचाता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है इसका बहुत ही खास एक प्रॉपर्टी है, ये क्राइटेरिया है कि ये करोजन रेजिस्टेंट होता है। करोजन रेजिस्टेंट होता है, ये करोजन इसमें नहीं लगता है। और क्यों नहीं होता? तो ये पैसिव लेयर जो Cr2O3 का बन जाता है उसके कारण ये करोजन से बचता है। फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम तो मेन अलॉइंग एलिमेंट है ही, इसके साथ ही हम निकल, मॉलिबेडनम एटसेट्रा का भी यूज करते हैं अलग अलग टाइप से। सिलिकॉन भी यूज करते हैं, मैग्नीज भी यूज करते हैं अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाने के लिए। बट 10.5% मिनिमम क्रोमियम ये रहता ही है। स्टेनलेस स्टील को हम मेनली 5 टाइप में डिवाइड करते हैं, और स्टेनलेस स्टील को 5 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टेनलेस स्टील, तो 5 टाइप के स्टेनलेस स्टील होते हैं। जो पहला टाइप है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। सेकेंड टाइप है हमारा मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील। थर्ड टाइप है स्टेनलेस स्टील का ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। जो फोर्थ टाइप है वो है ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। और लास्ट फाइनल पांचवा प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, पीएच, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। तो ये 5 टाइप के स्टेनलेस स्टील होते हैं।
फ्रेंड्स, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी होता है। बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूब। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिट सेल होता है, जिससे कि हमारा जो मेटल है वो फॉर्म होता है। जो मेटल का यूनिट सेल, जो इकाई वाला सेल होता है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का, वो बीसीसी होता है। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। ये क्यूब है। क्यूब के सारे कॉर्नर पे एक एक एटम होंगे और बीच में, बिल्कुल बीच में, सबसे बराबर इक्वल डिस्टेंस पे बीच में एक एटम होगा बॉडी में। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब बोलते हैं। ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है वो मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक होता है और साथ ही इसे हीट ट्रीटमेंट से हार्डन नहीं किया जा सकता। इसे स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कोल्ड वर्किंग करना पड़ता है। कोल्ड वर्किंग। तो फ्रेंड्स, ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का कुछ डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद हम समझते हैं मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील। मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और टफ होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही टफ होता है। और ये करोजन रेजिस्टेंट तो होता है, बट ऑस्टेनिटिक जितना नहीं है। मतलब ये करोजन रेजिस्टेंट, थोड़ा करोजन रेजिस्टेंट भी होता है। इसे हम हाईली, ये मशीनेबल होता है। इसके ऊपर मशीनेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। तो ये मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील हो गया। अगला जो स्टेनलेस स्टील है वो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील है। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। फेस सेंटर्ड क्या होता है मैं बताता हूं आपको। एफसीसी यहां लिख देता हूं, एफसीसी। यहां हर एक कॉर्नर पे, क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होंगे। हर एक कॉर्नर मतलब 4 4 8 कॉर्नर पे 8 एटम हो जाएंगे कॉर्नर पे। और हर एक फेस के बीच में, ये एक फेस है, इसके बीच में एक एटम होगा। ये एक फेस है, इसके बीच में एक एटम होगा। ये एक फेस है, इसके बीच में एक एटम होगा। ये एक फेस है, इसके बीच में एक एटम होगा। और फाइनली ये एक फेस है, इसके बीच में एक एटम होगा। तो हर एक फेस पे एक सेंटर में एक एटम होता है। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। तो हमारा जो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। और ये इसकी सबसे ज्यादा खासियत है कि ये सबसे ज्यादा सारे स्टील में, मतलब इन तीनों स्टील में, ये सबसे ज्यादा करोजन रेजिस्टेंट होता है। करोजन रेजिस्टेंट होता है सबसे ज्यादा। इसकी एक और खासियत है कि ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील जो है नॉन मैग्नेटिक होता है। ज्यादातर ये नॉन मैग्नेटिक होता है। नॉन मैग्नेटिक होने के कारण क्या हम इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो एनडीटी है वो नहीं कर सकते ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में। बट इसकी एक और खासियत है कि बहुत ही इसकी वेल्डेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा होती है। वेल्डेबिलिटी हाई होती है। तो फ्रेंड्स, ये ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील था। इसके बाद हम समझेंगे ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील के बारे में। ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील काफी फेमस और पॉपुलर स्टेनलेस स्टील है। इसमें क्या टू फेज माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। टू फेज माइक्रो स्ट्रक्चर। टू फेज माइक्रो स्ट्रक्चर कहने का मतलब है
माइक्रोस्ट्रक्चर, टू फेज माइक्रोस्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि इसमें फेरेटिक और ऑस्टेनिटिक ये दोनों के स्ट्रक्चर होते हैं, ये दोनों का एक मिक्सचर होता है। फेराइट और ऑस्टेनाइट स्टील का एक मिक्सचर है ये, फेराइट और ऑस्टेनाइट, मतलब फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट मिलके, फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट मिलके ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील बनते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों से मिलके बने हैं, तो ये ऑस्टेनाइट और फेराइट, ऑस्टेनिटिक स्टील और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ड्यूप्लेक्स स्टील, स्टेनलेस स्टील। जो लास्ट स्टेनलेस स्टील है वह है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्रोमियम और निकल का अलॉय होता है, क्रोमियम निकल का अलॉय होता है, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो अल्ट्रा हाई होता है, स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ अल्ट्रा हाई होता है। तो ये था स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। तो फ्रेंड्स हमने कार्बन स्टील देखा, अलॉय स्टील देखा, स्टेनलेस स्टील देखा। अब देखेंगे, समझेंगे टूल स्टील। टूल स्टील क्या होते हैं? तो टूल स्टील वो होता है इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, टूल स्टील में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, और कार्बन कंटेंट ज्यादा होने के कारण इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों बहुत ज्यादा होती है, कार्बन कंटेंट ज्यादा होने के कारण। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.5% से लेके 1.5% तक होता है, या इससे भी थोड़ा कभी ज्यादा होता है। और इसका जो मेन यूज होता है वो टूल्स और डाइस बनाने में होता है, टूल्स या डाइस। टूल्स और डाइस बनाने के लिए हमें हार्ड मटेरियल चाहिए, तो टूल्स स्टील सबसे ज्यादा प्रिफरेबल होते हैं टूल्स और डाइस बनाने के लिए। साथ ही कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स जो होते हैं, कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स, ये भी टूल स्टील से ही बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो